अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ गायनी, इट इज पार्ट ऑफ द पीडियाट्रिक्स न्यूनेटोलॉजी। लेकिन क्योंकि एक तो हर गायनाकोलॉजिस्ट को थोड़ी बहुत न्यूनेटोलॉजी की नो होनी चाहिए, और उसके अलावा क्योंकि आपके गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स के सिलेबस में न्यूनेटोलॉजी इज इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई वी हैव टू कवर न्यूनेटोलॉजी आल्सो। इसमें आपके लिए आसानी है क्योंकि ऑलरेडी आप पीडियाट्रिक्स कवर कर रहे हैं, आपको समझने में आसानी है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूनेटोलॉजी क्या है? इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द एंटीनेटल केयर। ऑब्वियसली अगर एंटीनेटल केयर अच्छी है तो उसका आउटकम भी बेहतर होगा। Many of the outcomes of neonatal units are determined or influenced by the events before birth. Obviously, प्रोसेस ऑफ लेबर जो है वो न्यूनेटल आउटकम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। दैट्स वाई हमें पता होना चाहिए, एक ऐसे पेडियाट्रिशियन जो है या द डॉक्टर हु इज अटेंडिंग द बेबी शुड नो इन डिटेल द इवेंट्स व्हिच हैव हैपन इन लेबर। मैनी फैक्टर्स जो हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं न्यूनेटल आउटकम को, स्पेशली लाइक प्रोलॉन्ग लेबर, cesarean section, instrumental delivery, prolonged rupture of the membranes, twin delivery, abruption। ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये न्यूनेटल आउटकम को अफेक्ट कर सकते हैं। जो एंटीनेटल फैक्टर्स हैं वो भी ऑब्वियसली इफेक्ट करेंगे, लाइक IUGR बेबी है, डायबिटिक मदर का बच्चा है। वो फैक्टर भी एक ऐसे न्यूरोटोलॉजिस्ट को पता होनी चाहिए कि माँ भी क्या रिस्क फैक्टर्स थे, और ड्यूरिंग लेबर क्या अनटोवर्ड जो हैं वो इवेंट्स हुए जिसकी वजह से न्यूनेटल आउटकम जो है वो इफेक्ट हुआ। उसके अलावा जो ट्रांजिशन है फ्रॉम द इंट्रायूट्राइन लाइफ टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, एक बेबी उसमें कैसे कोप करता है फ्रॉम द इंट्रायूट्राइन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। क्योंकि आप पढ़ चुके हो फिजियोलॉजी में कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो डिफरेंटली फंक्शन कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है फीटस का वो डिफरेंट तरीके से फंक्शन कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम डिफरेंट तरीके से फंक्शन। तो इस ट्रांजिशन को कैसे एक बच्चा ओवरकम करता है ये भी हम इस तरह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जो मेन ट्रांजिशन है वो है लंग्स का रोल और कार्डियोवास्कुलर। द मेन ट्रांजिशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ लंग फ्लूइड विद एयर। ऑब्वियसली आपको पता है कि लंग्स जो है फंक्शन नहीं उसमें कर रहे होते, लंग्स आर फिल्ड बाय द फ्लूइड। जो सारा रेस्पिरेटरी फंक्शन है दैट इज थ्रू सेंटर। इसलिए वो चेंज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लंग एक्सपैंड करें और बच्चा जो है वो रेस्पिरेशन एस्टैब्लिश हो जाए। The next phase is anatomical and physiological adoption of the baby's body to extrauterine life. First is reduction in the pressure in the pulmonary arteries that allow increased blood flow in the lungs so that blood can become oxygenated, and closure of the ductus arteriosus and altering renal blood flow so that glomerular filtration increases. जैसे आपको पता है कि लंग्स में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही ज़्यादा मेन, और जो है रीनल जो है वो उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों फंक्शन जो है प्लेसेंटा परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रीशन का भी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी। लेकिन आफ्टर द बर्थ जो है ये दोनों ऑर्गन्स जो है इन्होंने एक्टिव होना है, डक्टर आर्थरोसिस विल बिकम क्लोज्ड। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ये दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि immediately after the birth the air waves can be blocked by mucus, by the position of the head and neck, and by poor muscle tone. The head is relatively large, the neck is short and the occiput is prominent. ये सारा एक बच्चे की anatomical features हैं कि head बड़ा होता है, neck short होती है और occiput is prominent and larynx is interior and high. तो बच्चे में जो hyper extension of the neck है ये भी apnea, it can cause apnea। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा की पैदाइश होती है, जब बेबी बॉर्न होता है, कि आपने किस पोजीशन में बच्चे को रखना है और किस पोजीशन में रिससिटेशन स्टार्ट करनी है। The combination of these features means that the airway can be maintained by using a neutral position. Neonates do not need the sniffing, the morning or the extended position as used in elderly people, या जो older age groups हैं उनमें जो position यूज की जाती है वो neonates में नहीं की जाती। तो और अगर उस तरह की जाए तो वो जो है एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, दैट इज द नॉर्मल पोजीशन फॉर द नियोनेटल रिससिटेशन। जब बच्चे को ट्रॉली में शिफ्ट करते हैं, जो नियोनेटल रिससिटेशन ट्रॉली है, तो आपने बेबी को इस पोजीशन में रखना है।
not in the hyperextended and not in the underextended neck. ये that is the normal position for the neonatal resuscitation. इसकी diagrammatic picture भी आप देख सकते हैं कि this is the incorrect position, this is the normal position, इसकी airway आपको open रहेगा और this is also the incorrect position for the neonatal resuscitation. उसके बाद क्या होता है birth है lungs are very stiff because they are filled with fluid. It's important to establish a functional reservoir capacity to make sure that some air is left in the lungs after maximum expiration. जब बेबी क्राई करता है और जो सर्फेक्टेंट रिलीज होती है तो जो लंग्स के फ्लूइड हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू लिम्फेटिक्स और लंग जो है इट इज ऑक्यूपाइड बाय द एयर. दिस हैपेंस इन द नॉर्मल हेल्दी बेबीज. उसके बाद जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली उसी को हो रही होती है, कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी चेंजेस. Absence of central blood flow leads to the closure of the ductus venosus and there is increased blood flow to the lungs, and during the week after the birth there is reduction in the pulmonary vascular resistance. Obviously उसमें जो vascular resistance है कम हो जाएगा, pulmonary blood flow increase हो जाएगा and the ductus arteriosus gradually closes during the first week of life. या पिक्चर दे सकते हैं, आपको रिकॉल बैक हो जाएगा फॉर द फीटल सर्कुलेशन. इसमें जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये आफ्टर द बर्थ जो है इसने क्लोज हो जाना है. उसके बाद जो डक्टस विनोसिस है उसने भी क्लोज हो जाना है और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो इस्टेब्लिश होगी और जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो जाएगी. ये अगर नॉर्मल इवेंट्स ना हो it will lead to the problem in the baby. अगर ये दोनों इवेंट्स ना हो, डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज ना हो, डक्टस वेनोसिस क्लोज ना हो और पल्मोनरी प्रेशर जो है वो फॉल ना हो. In some babies this doesn't happen and it can be associated with delayed reduction of the pulmonary vascular resistance which can cause profound hypoxia. Obviously placental separation हो गई है, कॉर्ड जो है वो कट हो गई है, अब बेबी ने तो खुद एक्सपायर करेगा तो जाहिर है उसकी लाइफ आगे चलेगी, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो इस will cause hypoxic problem in the baby. Persistent pulmonary hypertension is more likely if the baby is cold, acidotic, infected or suffering from meconium aspiration, but it can happen for no apparent reason. ठीक है जी, इसलिए बच्चे को हमेशा रेडिएंट वार्मर नीचे रखते हैं. एसिडोटिक क्यों होगा? इफ लेबर इज प्रोलॉन्ग, उस चीज़ को आपने प्रिवेंट करना है. इन्फेक्शन अगर प्रॉम है तो ज़ाहिर वो बच्चा भी कॉम्प्रोमाइज होगा, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की हिस्ट्री है, और अगर डिस्ट्रेस है, मेकोनियम एस्पिरेशन है, इट विल ऑल्सो कॉज केमिकल न्यूमोनाइटिस. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बेबी की जो है उसकी ट्रांजिशन उसको अफेक्ट करेंगे, बेबी विल बी हाइपोक्सिक. उसके बाद ये दोनों चेंजेस हैं ये तो आपने देख ली कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में दो मेन चेंजेस क्या हैं, दैट इज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यूनेटल लाइफ. उसके बाद जो और दो तीन चीज़ें जो हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं जानना चाहिए, जो कि इमीडिएटली न्यूरोलॉजिस्ट शुड नो, इट्स अबाउट द लेवल ऑफ द ग्लूकोज एंड द लेवल ऑफ द बिलिरुबिन जो कि बेबी की फर्दर हेल्थ को अफेक्ट करती है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. द न्यूबॉर्न बेबी नीड्स टू अडैप्ट फ्रॉम कंटीन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ मैटरनल ग्लूकोज वाया द प्लेसेंटा टू इंटरमिटेंट फीड्स. जाहिर है पहले तो उसको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज माँ की तरफ से आ रही है, लेकिन अब वो जो है सप्लाई वो इंटरमिटेंट होगी. ठीक है जी. हेल्दी टर्म बेबीज कैन कोप विद गैप्स बिटवीन फीड्स बिकॉज दे हैव इनफ स्टोर्स एंड द एंडोक्राइन वैल्यू विल मोबिलाइज द स्टोर्स. Therefore, glucose concentration are not measured in healthy born babies at term. जो टर्म के बेबी हैं, नॉर्मल वेट है और हेल्दी फुल टर्म है, उसमें तो आपको ग्लूकोज मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको बेबी फीड ले रहे हो जो है उसका उसमें जो गैप है नॉर्मल है तो हाइपोग्लाइसीमिया का कोई इवेंट नहीं होता. लेकिन कुछ बेबीज ऐसे होते हैं दैट आर एट ए हाई रिस्क जिनमें के ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं होता. If babies are at a risk of not being able to cope with the intermittent feed, they are screened by measuring blood glucose before feeds. This means that there is a need for clear communication about risk factors from the antenatal team to the postnatal team. Obviously,
हर बच्चे को तो ग्लूकोज मेजर नहीं किया जाएगा, तो जो अगर किसी में एंटीनेटल रिस्क फैक्टर्स हैं ऑब्वियसली उन्हीं में मेजर किया जाएगा। ठीक है जी, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। इनमें होना है ग्लूकोज मेजरमेंट, लोड स्टोर्स ऑफ ग्लाइकोजन, fats that are seen in FGR, fetal growth restriction, and perinatal asphyxia. Inadequate hormonal response to birth, as seen in prematurity and FGR, and can be important if the baby's catecholamine response is suppressed. फॉर एग्जाम्पल इन मेटरनल कंजम्पशन ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स, कुछ ऐसी ड्रग्स माँ अगर ले रही है उसकी वजह से उसके जो है कैटेकोलामीन्स रिलीज नहीं होते, दैट इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर। देन इफ द मदर इज डायबिटिक, जो हाइपर इंसुलिनिक मदर्स होती हैं जिनमें इन्फेंट जो होते हैं वो माइक्रोसोमिक होते हैं, और उसमें क्योंकि बेबी जो होते हैं ऑलरेडी मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया हो रहा होता है, बच्चा के पेनक्रियास जो है बेबी के वो ज़्यादा फीचर्स के ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट कर रहे होते हैं, इस वजह से इट कीप ऑन सिक्रीटिंग हाइपर इंसुलिन, और उसकी वजह से द बेबी विल डेवलप हाइपरग्लाइसीमिया। उसके बाद फीडिंग डिफिकल्टीज हैं, प्रीटर्म बच्चा है, कोई कंजेनिटल एनोमली है, CFTR है, एस्फिक्सिया है, प्रोलॉन्ग ड्यूरिंग लेबर and infection. So these are the all risk factors which can prone the baby to hypoglycemia. ठीक है जी। This means that there is a need for clear communication about risk factors from the antenatal team to the postnatal team. Prolonged neutral hypoglycemia damages the brain and it is largely avoidable. इसलिए आपने उसका ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना है। अब बेबीज में तो सिम्टम्स, कुछ बेबीज में सिम्टम्स अपीयर होंगे, अदरवाइज बेबीज जो है न्यूनेटल डेथ्स हो सकती हैं हाइपोग्लाइसीमिया if they are not monitored. Pre-feed glucose is the important measure. Post-feed measurements have limited value because of the inconsistencies in absorption. शायद बेबी जो है वो थ्रो बैक भी करता है जो मिल्क होता है, और उसमें एब्जॉर्प्शन डिफरेंट लेवल होती है, इसलिए प्री फीड लेवल्स ग्लूकोज की किए जाते हैं। Severe or symptomatic hypoglycemia can cause brain damage, so it is an emergency situation and requiring intravenous glucose. It is a standard practice in units to check the blood sugar in any unwell baby. तो कोई भी अनवेल बेबी जो है लेथार्जिक है, फ्लॉपी है, फीड नहीं ले रहा, तो उसमें ग्लूकोज लेवल शुड बी मॉनिटर। उसके बाद आ जाता है सीजर्स। सीजर्स भी आर वेरी कॉमन इन द यूनिट्स। कॉजेज डिफरेंट हो सकती हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है दैट इज हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी, दैट इज ड्यू टू द ट्रॉमा ड्यूरिंग द लेबर, the brain is affected, that is the HIE or hypoxic ischemic encephalopathy। सीजर्स का इंसिडेंस है दैट इज 1 to 2 per 1000 लाइफ लॉस। ठीक है जी। अदर कॉजेज जो है दैट इंक्लूड सेरेब्रल इंफार्क्शन, intracranial hemorrhages like intraventricular hemorrhage or subdural hemorrhage that can occur in instrumental delivery, especially if vacuum is applied, meningitis, electrolyte imbalance like hypocalcemia, hypomagnesemia, and hypoglycemia. These all events can cause seizures. Infections, the high temperature, it can also cause seizures in the neonate or baby. So seizures is also important to monitor during the early neonatal life. Neonatals have specific pattern of seizures including clonic seizures, clonic, subtle and myoclonic. Clonic seizures जो कि eclampsia में होते हैं that are not seen in neonate. तो इसमें हम टेस्ट यूज करते हैं that are EEG और cerebral function monitor. अदर फीचर जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा एक बच्चा जो एडमिट है उसके मॉनिटरिंग किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो तो मॉनिटर ऑब्वियसली अगर बेबी नर्सिंग में एडमिटेड है और अनवेल है तो ये चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी। उसके बाद जिटर्स सीजर्स में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जिटर्स आल्सो अफेक्ट half of the babies. It involves repeated movements at 1 to 3 megahertz, typically on stimulation, and jitter can be restrained in contrast to scissors. This is the difference. उसके बाद जो investigation of the choice है, that is obviously MRI. उसमें थेरेपी आपने क्या देनी है, इनोबार, उसके अलावा मिडालाजोलम दी जा सकती है, फेनोटॉन दी जा सकती है, सोडियम वैल्प्रोएट दी जा सकती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने कॉज अपनी नोट करनी है, व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज।
जिनमें न्यूरो डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज है उनमें इंसिडेंस ज़्यादा होगा सीजर्स का। 10 to 20% ऑफ चिल्ड्रन विद यूनिटल सीजर्स हैव सीजर्स इन लेटर लाइफ में, क्योंकि अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से सीजर्स विल परसिस्ट इन फर्दर लाइफ। ठीक है, सीजर डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है बिलिरुबिन, द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। इसमें क्या है डिफरेंट फ्रॉम द इंट्रायूट्राइन टू एक्सट्रायूट्राइन लाइफ? In the days after birth, the production of bilirubin is more than the liver enzyme that render bilirubin water soluble and ready to eliminate. जो कि लिवर एंजाइम्स जो होते हैं जो कि बिलिरुबिन को वाटर सॉल्युबल करते हैं और उसको स्क्रीट करते हैं, दैट आर नॉट प्रॉपर्ली फॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली यूनिटल लाइफ। इसकी वजह से क्या होता है? देयर इज इंक्रीज इन द सर्कुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इट इज न्यूरोटॉक्सिक। अगर इसका लेवल एक हद से ज़्यादा हो जाए इट कैन कॉज ब्रेन डैमेज इन द ब्रेन। So the liver enzymes are induced over the first 3 to 4 days after birth. Breastfed babies में थोड़ा सा it take a longer period. So अगर तो within jaundice within 24 of birth जो है वो appear हो गया, it's pathological and it should be investigated. Conjugated bilirubin is not neurotoxic. Unconjugated that is neurotoxic. High circulating concentration of conjugated bilirubin reflect problems in excretion of the bile. इसमें फिर कोई एक चीज़ हो सकता है, अगर तो conjugated bilirubin ज़्यादा है और unconjugated bilirubin ज़्यादा है, it is more alarming for the baby and it causes brain damage. मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिलियरी हो सकता है, उसमें इसलिए हमें इसकी बिलिरुबिन के लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट आपको क्या करनी है? मैनेजमेंट आपको पता होगी, दो मैनेजमेंट्स होती है। नंबर 1 इज फोटोथेरेपी एंड द सेकंड ऑप्शन अगर तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करा तो देन विद एक्सचेंज ट्रांसफरेंस। ठीक है जी, इट विल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ द बिलिरुबिन। Treatment of jaundice is based on phototherapy, which use light in the visible spectrum to conduct the photoisomerization of the toxic bilirubin to save isomers which are excreted rapidly. The key to successful phototherapy is to expose the baby to the phototherapy. Phototherapy can be interrupted for breastfeeding unless there is a high likelihood of exchange transfusion. और अगर उससे भी रिस्पॉन्ड बच्चा नहीं करता then we will jump to exchange transfusion. ठीक है जी। अगर लेवल परसिस्टली इंक्रीज कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। उसमें क्या होता है? Exchange transfusion involves withdrawing a small aliquot of blood to the baby and replacing it with small aliquot of cross-matched blood. This is repeated every 5 minutes over 4 hours, and the aim is to replace twice the blood circulating volume 130 milliliter per kg. ठीक है, इसमें जिससे कंपैटिबल ब्लड दिया जाता है और ये जो है ये स्पेशलाइज्ड टर्शियरी जो केयर यूनिट्स हैं वहाँ पे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। उसके बाद जो अदर कॉजेज ऑफ न्यूरोनल जॉन्डिस आर abnormalities of the red cell enzymes or morphology, Kaffel hematoma, that is a complication of the vacuum delivery and increase enterohepatic circulation and endocrine condition like hypothyroidism. तो मेनली जो आपको बात याद रखने वाली बात है कि unconjugated bilirubin is more harmful and the treatment is phototherapy or exchange transfusion if the baby is not responding to phototherapy. रीनल चेंजेस क्या होती हैं? रीनल चेंजेस आपको पता है कि उसमें जो है मिक्स्ड ब्लड सप्लाई हो रही होती है किडनीज को, क्योंकि जो 100% ऑक्सीडेटेड ब्लड है दैट इज गोइंग टू द ब्रेन एंड अक्रॉस द बॉडी। जब सेंट्रल फंक्शन खत्म हो जाता है तो रीनल ब्लड को जो है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि लंग्स फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और रीनल फंक्शनिंग जो है वो बेबी में स्टार्ट हो जाती है। दैट इज अबाउट द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। अब आ जाते हैं हम पैथोलॉजी, इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन बेबी को कब होती है और कहाँ कहाँ से हो सकती है? Infections is a major source of neonatal mortality and morbidity. It can be baby can धीरे be यार, exposed to infective agents धीरे during यार, antenatal period. Maternal infection हो सकती है, नहीं acquired धीरे during आ रहा labor है। हो सकती है, under aseptic condition delivery नहीं हुई, from the doctor, from the nurses और postnatal अगर उसको proper care नहीं दी गई।
Neonates have different immune functions when compared to older children and adults. Obviously, immune system अभी तक develop नहीं होता. They are more susceptible to infections. उसके बाद endocrine क्या problem हो सकती है? The commonest problem seen in the baby, the mother has a thyroid problem. दूसरी problem जो है, जिनसे endocrine disorders हैं, they usually cause infertility और miscarriage. तो most commonly seen जो problem बच्चों में है, in early neonates, that is due to maternal thyroid disease. Maternal hypothyroidism due to Graves' disease can lead to neonatal hypothyroidism. और अगर बेबी में सिम्टम्स आ रहे हैं तो देन बेबीज थायराइड फंक्शन should be checked several days after birth. Babies with symptoms of thyroid disease are rare and need urgent attention from an experienced pediatric endocrinologist. Obviously, अगर endocrinologist को पता होगा कि mother is either taking thyroxine or she is taking anti-thyroid drugs, तो वही उसको बेबी को assess कर सके. Next is the वेट चेंजेस. जो वेट चेंजेस हैं, क्योंकि जाहिर ऑब्वियसली बेबी का जो 10% वेट है वो लूज होता है विद इन द फर्स्ट वीक, तो क्योंकि फीड जो है वो को टॉलरेट नहीं हो सकती, और उसके बाद फीडिंग का जो इंटरवल है ऑब्वियसली वो कंटिन्यूस ग्लूकोज सप्लाई तो नहीं लाइक प्लेसेंटा, उसमें वेट लॉस होता है विद इन द फर्स्ट वीक. बट बेबीज, मोस्ट ऑफ द बेबीज विद एडिक्वेट डाइट रिकवर कर लेते हैं. आपने अब हम डिस्कस करते हैं कि टर्म बेबीज में क्या होता है और प्री टर्म या जो डिजीज बेबीज हैं उनमें क्या होता है. In most term babies, the process of transition, adoption, adjustment, and growth is smooth. The process can go wrong if transition is interrupted or adoption is delayed. ठीक है जी. अगर तो नॉर्मल जो बेबी, हेल्दी बेबी, उसमें ये सारी ट्रांजिशन, अडॉप्शन सब जो है स्मूथली हो जाएगी. लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, बेबी में कोई मसला है, कोई कंजेनिटल एनोमली है या ड्यूरिंग लेबर प्रॉब्लम हुआ है, इट कैन कॉज प्रॉब्लम. Adjustment can be complicated by delayed metabolic shifts like jaundice or hypoglycemia or by the consequences of the antenatal event. ऑलरेडी बेबी में FGR चल रहा है तो उसका ट्रांजिशन जो है वो उतना स्मूथ नहीं होगा लाइक इन अ हेल्दी बेबी. मैनेजमेंट आपने क्या करनी है एट द बर्थ? स्टेबलाइज द बेबी यूजिंग अ वेल डिफाइंड अप्रोच सच एज न्यूनेटल लाइफ सपोर्ट. हर यूनिट की अपनी न्यूनेटल रिससिटेशन पॉलिसी है जो कि फॉलो की जाती है. उसके बाद प्रॉपर आपने ऑक्सीजन उसको लेवल देना है, क्योंकि जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन दे आल्सो डैमेज द यूनिट लंग्स, इसलिए वो हाई फ्लो ऑक्सीजन उसमें जितनी रिकमेंडेड ऑक्सीजन है उतनी ही देनी है. कीप द बेबी वार्म बाय कीपिंग द बर्थ रूम एट अ सुटेबल टेम्परेचर. प्री मेच्योर बच्चों के मुतालिक आपको पता होगा, फिजोल ने बताया होगा कि दे आर प्लेस्ड, दे आर नॉट ड्राइड बिकॉज दे लूज हीट very rapidly. So they are placed in plastic bag immediately after birth in order to avoid loss of heat and water. अब कौन से बच्चे हैं जिनकी पुअर कंडीशन और आपने क्या करना है? पुअर कंडीशन कैन बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस. इसको हम जो असेस करते हैं बेबी का, दैट इज एपगर स्कोर, आपको पता होगा. उसमें हम अपीयरेंस देखते हैं, उसकी पल्स देखते हैं, उसकी प्रेमिस देखते हैं, रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, टोन देखते हैं एपगर स्कोर में बच्चे. ये सारी चीज़ें. बट अब जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है, क्योंकि हम एपगर स्कोर करते हैं एट 1 मिनट एंड 5 मिनट, जो लेटेस्ट नेशनल जो उसकी रिसर्चेशन पॉलिसी उसमें कहते हैं कि 30 सेकंड्स के बाद ही आप रिसर्चेशन स्टार्ट करते हैं अगर बेबी फ्लॉपी है और आप 1 मिनट का इंतज़ार ना करें. अप्रोच ऑफ द बेबी इन पुअर कंडीशन एट बर्थ इज कंसिस्टेंस. इसलिए आप, उन्होंने कहा है आपकी बुक में भी यही जो है कि आप उसको कोर्स को जो है फॉलो करें, जो कि आपका NPR रिसर्चेशन प्रोग्राम जो है, आपकी कोर्सेज इसके प्रॉपर करवाए जाते हैं. इसकी पूरी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे है कि न्यूनेटल रिसर्चेशन के लिए आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और अपनी न्यूनेटल रिसर्चेशन कैसे करनी है, उसको अब हम डिस्कस नहीं करेंगे. Most initial problems when breathing are caused by obstruction of the airway that can be corrected by good positioning, that is neutral position, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि neutral position क्या है, वो different है from the, ना आपने flexion ज़्यादा करनी है ना extension करनी है, then that is different from the adult. Secretion may be a problem, but where the excessive suctioning can cause bradycardia. अक्सर आपने लेबर रूम में देखा होगा कि एक वो
प्लास्टिक का जो होता है पंप सा होता है जिसकी वजह से हम सक्शन करते हैं, लेकिन उसको भी कहते हैं कि फोर्सिबली आप जो है ज़्यादा फोर्स से इस्तेमाल ना करें, बिकॉज इट कैन कॉज सीवियर ब्रेडिकार्ड. Breathing difficulties that persist despite initial resuscitation may be due to surfactant deficiency, transient tachypnea of the newborn, and meconium aspiration. ये चार जो तीन कंडीशंस हैं इसमें जो है रिससिटेशन प्रॉब्लम कर सकती है अगर अंडरलाइन दे और ऑलरेडी प्रेजेंट. अदरवाइज अगर एक बच्चा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो भी रहा है और वो प्रॉपर अगर रिससिटेशन जो है यूनिटल दी जाए तो इट विल रिकवर वेरी वेल. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी दैट इज मोर कॉमनली सीन इन द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मदर. ठीक है जी. It is rare in term babies but can occur especially in the insulin dependent diabetic mother. It is managed with supplementary oxygen, ventilatory support and administration of the surfactant. हम उसमें पहले ही जो है डायबिटिक मदर है उसमें हम स्टेरॉइड कवर दिया होता है क्योंकि उसमें सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन डिलेड होती है. The chest X-ray shows evidence of alveolar fluid with the ground glass appearance for air bronchograms. जो कि उसमें फीचर होता है तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि वेंटिलेटर सपोर्ट दी जाए और सर्फेक्टेंट जो है एडमिनिस्ट्रेट की जाए और एंटीनेटली जो है इसके स्टेरॉइड कवर मिला इन डायबिटिक मदर्स. उसके बाद है जी ट्रांसिएंट tachypnea of the newborn or TTN. It is found in 5 per 1000 live births and is characterized by high respiratory rate and requirement for extra oxygen, usually 40%. The conditions resolve in 1 to 3 days and the condition is due to the persistence of the fetal lung fluid. And the TTN is more commonly seen in the absence of the labor when the elective cesarean section is done. जो पेशेंट नॉर्मल लेबर जनरली डिलीवर होते हैं उन बच्चों में TTN नहीं होता because of the stress of the labor. Adequate cortisol is released in that babies. जो cortisol है वो surfactant की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, इसलिए उसमें ये TTN नहीं होता जो कि नॉर्मल जनरली जो डिलीवर होते हैं. इलेक्टिव सीजन सेक्शन में ये कॉमन है. It is treated conservatively with supplementary oxygen as required. Oral or enteral feeds may need to be suspended because increased work of breathing makes feeding more difficult. In TTN, the chest X-ray is relatively clear and can show very hilar shadowing and fluid in the lateral fissure. तो है सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी उसके अंदर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है और उसमें वेरी हाइलर शैडोइंग होती है. उसके बाद जो तीसरी कंडीशन दैट इज वेरी कॉमनली सीन that is the meconium aspiration. So that is the indication of the fetal distress. Meconium aspiration is a chemical pneumonitis. It significant meconium aspiration occurs before birth. इसलिए जो है वो एक्टिव सक्शन करना और मेकोनियम को निकालना वो इतना कोई फायदेमंद नहीं होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ क्योंकि डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है बेबी में. द कंडीशन गेट वर्सन ओवर 24 to 48 hours and then gradually starts improving. मेकोनियम एस्पिरेशन में जो बेबीज होते हैं दे रिक्वायर मैकेनिकल वेंटिलेशन. बेबीज में मेकोनियम एस्पिरेशन में बेनिफिट फ्रॉम सर्फेक्टेंट. उसके अलावा क्या दिया जा सकता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन इज एन ऑप्शन. अदरवाइज जो है वो ऑक्सीजन से और सर्फेक्टेंट से वो इम्प्रूव कर जाते हैं. इसमें सक्शन का मैं आपको फिर बताया कि सक्शन ऑफ द पेरिनियम इज नॉट हेल्पफुल. जो कहते हैं कि बेबी को क्राई करने से पहले सक्शन की जाए तो वो अकॉर्डिंग टू द न्यू जो है रिसर्च की उसकी इट्स नॉट हेल्पफुल बिकॉज द डैमेज इज ऑलरेडी बीन डन. Baby only require inspection of the vocal cords if they have respiratory difficulties. None of these conditions can be reliably differentiated from infection. इसलिए आप अगर आप नर्सरी में गए हैं जो बैचेस में इरिटेशन होती है उन्होंने देखा होगा कि हर बच्चे को यूजली एंटीबायोटिक कवर स्टार्ट किया जाता है दैट इज टेकेप्निक. उसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है मोस्टली दे आर स्टार्ट ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स अंटिल इन्फेक्शन कैन बी रूल्ड. प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दी जाती हैं और उसके बाद कल्चर का रिजल्ट आता है और अगर कल्चर में कुछ नेगेटिव आए तो फिर एंटीबायोटिक्स स्टॉप की जाती है. अदरवाइज इन सब कंडीशन में एंटीबायोटिक्स भी इन एडिशन टू ऑक्सीजन और वेंटिलेटरी सपोर्ट जो है एंटीबायोटिक स्टार्ट करा दी जाती है. उसके बाद हम आ जाते हैं इन्फेक्शन दैट आर वेरी कॉमन इन आवर सेटअप. साइंस आर नॉट स्पेसिफिक. ऑब्वियसली बेबी में इतना साइंस स्पेसिफिक नहीं होते
and and the infection can be devastating. The solution is to treat suspected infection promptly with a low index of suspicion. Aggressive treatment is continued if there is any infection or clinical condition is poor. ट्रीटमेंट इज स्टॉप प्रॉम्प्टली इफ देयर इज नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले ही हम जो भी सिक बेबी है उसको नर्सरी में एंटीबायोटिक स्टार्ट करा दी जाती है। उसके बाद अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आए या 48 आवर जो इम्प्रूव कर दे देन दे आर स्टॉप। Treatment for suspected infection can be stopped after 36 hours if the baby is well, blood cultures are negative, and two measurements of CRP are less than 10 milligram per liter. That is the protocol usually followed in most of the nurseries. First of all, we will discuss early infections and then the late infections. The incidence of the early infections in units is 1 to 4 per thousand live births. It's 1 in 10 units are treated with antibiotics for suspected early onset neonatal infection and stopped after 48 hours. Different bacteria are the responsible for this infection. Sometimes the baby is acutely unwell at birth and the course is fulminant, requiring multi-organ support in intensive care. कुछ babies जो हैं initially sick होते हैं, कुछ जो हैं at the time of the birth ठीक होते हैं लेकिन gradually deteriorate and afterwards they require multi-organ support. Organism कौन-कौन से हैं? 3 to 4 groups of organisms. Gram-positive beta streptococcus, that GBS, that is the most common vulnerable और जिसका हम intrapartum prophylaxis भी दिया जाता है, that is the group B streptococcus. उसके बाद है gram-positive Staph aureus and group A streptococcus. Then third one also very common is E. coli group, gram-negative, and then is the Haemophilus influenza. जो जीपीएस है दैट इज द मोस्ट कॉमन। कुछ कंट्रीज में तो इसकी सिलेक्टिव स्क्रीनिंग भी की जाती है। कुछ एंटीनेटल टेस्ट है उनमें जीपीएस स्क्रीनिंग इज कॉमन स्पेशली इन द यूके। Women colonized with GPS at an early risk of having a baby with invasive GPS. The women are screened for GPS carriage either universally or in a targeted manner. पहले मैं आपको बता दिए कुछ कंट्रीज में इसको यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जाती है, कुछ सिर्फ हाई रिस्क ग्रुप में की जाती है जिनमें प्रीवियस हिस्ट्री हो। Evidence of GPS colonization triggers intrapartum antibiotic prophylaxis, which reduces the incidence of invasive GPS disease. Benzyl penicillin is the treatment. A treatment for proven GPS is for at least 7 days. उसके बाद जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है दैट इज द E. coli cause life threatening systemic infection requiring full intensive therapy. Antimicrobial susceptibility varies with the local prevalence of antimicrobial resistance. Usually यूके में जो है वो इसके लिए जेंटामाइसिन एडवाइस है। उसके बाद आ जाती है लेट इन्फेक्शन। दीज आर द अर्ली इन्फेक्शन। ग्राम पॉजिटिव बी स्ट्रेप्टोकोकस, ग्राम पॉजिटिव स्टेफ ऑरियस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एंड ई. coli। लेट इन्फेक्शन में जो सबसे कॉमन है दैट इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है इसको भी यूजली एम्पिरिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्यों? बिकॉज meningitis may not have clinical signs, so neonatologists have a low threshold for performing a lumbar puncture. अगर कोई कॉज नहीं पता चल रही, baby still unwell, stunning fever, तो the neonatologist will go for lumbar puncture क्योंकि बच्चों में उसका typical symptoms है वो appear नहीं हो and it is associated with a poor outcome in the child. उसके बाद जो सिफिलिस है इन्फेक्शन डिजीज आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अगर मदर में हिस्ट्री है सिफिलिस की और उसमें अगर कोई पॉजिटिव कोई टेस्ट आया हुआ है तो फिर जो है कंजेनिटल सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए बेबीज आर ट्रीटेड इफ कंजेनिटल सिफिलिस इज सस्पेक्टेड और मैटरनल ट्रीटमेंट इज विद इन 4 weeks of birth or incomplete. The usual treatment is intravenous benzyl penicillin for 2 weeks only. हमारे यहाँ इतना कॉमन है शुक्र है। उसके बाद आ जाती है वायरल इन्फेक्शन। ये भी ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं। पेरिनेटल इन्फेक्शंस में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। Neonatal herpes simplex that is often fatal in more than 20% of the cases and disability cause a disability in more than the 60%. अगर तो पेशेंट को एक्टिव डिजीज है तो रिस्क ऑफ द बेबी हैविंग herpes is 50% और अगर इट इज अ recurrent genital herpes then the risk is low, less than 5%. And it has a vertical transmission.
This is the lesions of the neonatal herpes, and it can be a life-threatening condition. So it is important to notify the neonatal team if a mother has evidence of genital herpes and to provide as much information as possible about the clinical history and diagnosis. The section is an effective way to reduce the incidence of infection among women known to have primary genital herpes. अगर पेशेंट को प्राइमरी जेनिटल herpes है तो मेम्ब्रेन रप्चर नहीं की जाती. Patient should have elective cesarean section before the rupture of the membrane. हम नॉर्मल डिलीवरी अवॉइड करेंगे. कोई भी जो है इंस्ट्रूमेंटेशन लाइक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, फीटल ब्लड स्कैल सैम्पलिंग, ये सब चीज़ें न्यूनेटल इसमें herpes में अवॉइड की जाती हैं. और यूजली आइडियल कंडीशन ये है कि बिफोर द मेम्ब्रेन रप्चर 38 वीक्स पे इलेक्टिव सिजेरियन किया जाए to decrease the transmission as soon as possible. इसमें इसकी 3 टाइप्स होती हैं. लोकलाइज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है. एंटीसेमिनेटिव लोकलाइज जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है, बट न्यूरोलॉजिकल एंटीसेमिनेटिव है, हाई मॉर्बिडिटी. द ट्रीटमेंट इज एसाइक्लोविर एंटीबायोटिक. उसके बाद आ जाती है वेरिसेला जोस्टर, दैट इज आल्सो वेरी कॉमन इन पाकिस्तान. It's occurs in the babies of the mother who have chicken pox. If the baby is born more than 5 days after the mother develops the rash, then the transparental antibodies provide some protection. अगर तो 5 दिन से ज़्यादा उसको इन्फेक्शन हुई है, लेकिन if the baby is born 5 दिन के से पहले वो पैदा हो गया after the acquiring infection, फिर बेबी को जो है एंटीबॉडी ट्रांसफर नहीं होती है, can develop a severe infection complicated by pneumonitis. This is the millions of the varicella zoster. The severity of the neonatal varicella can be reduced if the baby receives immunoglobulin as soon after birth as possible. Babies of the woman who develop chickenpox 7 days before or 7 days after birth should receive immunoglobulins. और अगर इसको प्रीवियस को इन्फेक्शन थी तो फिर शिंगल्स था तो उसमें जो है ऑलरेडी पेशेंट इन्फेक्ट हो गई हुई, दोबारा री इन्फेक्शन हुई है, उसमें ऑलरेडी ट्रांसफर हुई होती है, बेबी कैन स्टे विद द don't have to separate the mother and the baby. Then comes the HIV. That is also not very common in our setup. या हमारे यहाँ टेस्टिंग ही नहीं होती. अगर टेस्टिंग हो तो शायद ज़्यादा यूज़ करते हैं. The principles are that each woman needs an individualized care. The UK guidance is that babies born to mother with a low viral load should receive monotherapy with zidovudine for 4 weeks. अगर viral load जो है that is less than 50 HIV ribonucleic acid copies, तो उसमें it should be given single drug. और अगर लोड जो है which is more than 50 HIV RNA copies per ml plasma, उसके बाद पेशेंट को जो है उसको मल्टी ड्रग जो है रजीम वो दी जाती है, कम्बिनेशन दी जाती है. Three agents should be started under expert supervision. अगर तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस मिला हुआ है माँ को तो फिर जो है रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द फीटस इज ओनली 1%. लेकिन अगर उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस नहीं मिला तो undiagnosed तो then the rate of transmission to the fetus is up to 15%. Cytomegalovirus है, although it usually baby या तो baby infect हुआ तो it is incompatible, otherwise baby can develop severe disabilities like sensory deafness है, hydrocephalus है, different problems इसमें आ सकती हैं. The treatment क्या है? Then cyclovir intravenously for 6 weeks and it reduces the severity of sinus damage and hearing loss. अच्छा जी, उसके बाद आ जाती हैं ये तो वो conditions हैं that required immediate treatment, immediate admission to the nursery. उसके बाद कुछ और कंडीशन हैं they should also be discussed. बेबी वैसे नॉर्मल बॉर्न हुआ है लेकिन आपने जब उसको एग्जामिन कर रहे हैं वो तो सिक बेबी नहीं है, नॉर्मल आप उसको एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपने उसमें क्या क्या देखना है तो बेबी आपको हैंड ओवर किया गया. उसमें सबसे पहले जो कॉमन चीज़ आ जाती है दैट आर ट्राइसोमिया, जो कि सबसे जो कॉमन है दैट इज डाउन सिंड्रोम. अगर तो वो डायग्नोज नहीं हुई ऑलरेडी, एंटीनेटल डायग्नोसिस नहीं है, जस्ट पेशेंट अनबुक था, बेबी शुड बी एग्जामिन प्रॉपर्ली. उसके फीचर्स क्या है ट्राइसोमी 21 के,
Down syndrome, it decreased muscle tone and work, excess skin at the nape of the neck, flattened nose, small ears, small mouth, wide short hand with short fingers, सिंगल कीज इन द palm of the hand. ये different features जो है इसके ऑलरेडी आपको पता ही होगा डाउन सिंड्रोम के, तो बेबी शुड बी एग्जामिन प्रॉपर्ली. तो अगर ऐसा कोई आपको किसी भी फीचर पे आपको लगता है तो पेरेंट शुड बी प्रॉपर्ली काउंसल्ड एंड एरियोटाइपिंग शुड बी एडवाइज्ड. उसके बाद आ जाता है प्रॉपर एग्जामिनेशन इज नीडेड. क्लेफ्ट लिप में तो ऑब्वियसली नॉर्मेलिटी होगी, लेकिन क्लेफ्ट पैलेट में सारे ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा. बेबी शुड बी प्रॉपर्ली एग्जामिन्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ. अदरवाइज अगर उसको फील कराया जाए तो इट विल लीड टू एस्पिरेशन. जब तक प्रॉपर्ली उसे कहते हैं एग्जामिनेशन नहीं होगा तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं. और अगर क्लेफ्ट लिप पैलेट है तो उसकी सर्जरी से पहले इस तरह की जो है निपल्स वाटर फीडिंग के लिए होती है, जो कि इनके लिए स्पेशलाइज्ड होती है फॉर द क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट फीडिंग. उसके बाद आ जाते हैं प्रॉब्लम्स, कार्डिक प्रॉब्लम्स इन द बेबी. इसमें एक लॉन्ग लिस्ट है, क्योंकि अगर तो एंटीनेटली डायग्नोज नहीं हुए हुए, एंटीनेटल स्क्रीनिंग नहीं हुई थी माँ की, एकोकार्डियोग्राफी 22 वीक्स में नहीं हुई, they can present at the time of the birth. Congenital heart diseases and that are cyanotic and acyanotic. Cyanotic are pathology of palate, transposition of the great arteries and AV septal defects, और acyanotic जो हैं that are reticular septal defects, and atrial septal defect that are the left to right shunts और outflow tract obstruction जो हैं उसमें आ जाती है पल्मोनरी स्टेनोसिस. तो एक लॉन्ग लिस्ट है जिसके लिए पूरा अलग लेक्चर चाहिए. quickly go through the types. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो कॉज जिसकी वजह से पूरा ट्रीटमेंट चाहिए, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स विदाउट इंट्रा एट्रियल और इंट्रा वेंट्रिकुलर कम्युनिकेशन. इनमें इमीडिएट सर्जरी कंडीशन में रिक्वायर होती है विद इन 6 to 8 hours, लाइक दैट इज अर्जेंट सेप्टोस्टमी. उसके बाद जो कुछ कंडीशन है पल्मोनरी कंडीशन लाइक साइनोटिक हार्ट डिजीजेस हैं, उसमें बेबी को फुल ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है. बेबी नीड्स इमीडिएट रिससिटेशन. Diagnosis is done by usually fetal echocardiography. Fetal cardiology assessment usually identifies these babies and prompt the initiation of postnatal care. The duct is kept open using the intravenous infusion of the prostaglandin E2. Some causes of congenital heart failure leads to cardiac failure. अगर बेबी में कार्डिक फेलियर के साइंस हैं तो इट इज ट्रीटेड विद आइनोक्स एंड डायूरेटिक्स. उसके अलावा जो प्रेजेंट बेबी करता है, it can present with cyanosis, heart failure and cardiovascular collapse. और accordingly जो है बच्चे को डील किया जाता है because it is a usually done in the specialized जो है nurseries which deal with the babies with cardiac problems. Heart failure in the newborn usually presents with respiratory failure without evidence of lung disease. Structural causes of early heart failure include hypoplastic left heart, coarctation of the aorta, interrupted aortic arch, and critical aortic stenosis. Other causes include arrhythmias, MI, myocarditis, dilated cardiomyopathy. All distinctions are easy to make post hoc, but clinical presentation overlaps so that the neonatal assessment is complicated. क्योंकि ये बेशुमार ऐसी causes हैं जिनमें साइन एंड सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, exact diagnosis is not easy to establish. उसके बाद जो structural anomalies है that is seen in the boys is hypospadiasis. It involves an abnormality placed during meatus, body of the penis and a limb foreskin. It requires surgical correction at the 6 to 1 year life. उसमें पेशेंट को पेरेंट्स को एडवाइस किया होता है कि सर्कमसिजन शुड नॉट बी बिकॉज द फोreskin is used during the operation. But if it is associated with ambiguous genitalia and the testes are not palpated, में फिर आपने पेरेंट्स को हेलियोटाइपिंग एडवाइस करनी है. पूरा बल्क होगा ambiguous genitalia. These are the different types of hypospadiasis, different level पे यूरिथ्रल ओपनिंग्स हैं. उसके बाद है जी ambiguous genitalia. मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसका भी genitalia. उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है that is the encephalopathy. What is this? It is the injury to the brain. The condition is called encephalopathy when the brain injury has occurred. पता कैसे चलेगा?
There is the altered consciousness of the baby or altered tone. Consciousness can be increased or reduced, or tone can be increased or reduced. Causes are hypoxic ischemic encephalopathy that occurs because of the prolonged labor or obstructed labor or mismanagement. Then comes the infection like bacteria and viral, like herpes simplex viral infection, drugs like maternal therapeutic drugs, maternal therapeutic drugs, CNS abnormalities, and metabolic conditions like prolonged hypoglycemia, aminoacidinemia, organic acidemia, pyridoxine deficiency, mitochondrial disorders. So, the long list which can cause encephalopathy in the baby. हिस्ट्री में आपने क्या पूछा जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा Is there any positive evidence of hypoxic ischemic encephalopathy during labor? Prolonged labor तो नहीं है. Evidence of fetal distress on history, on CTG or cord gas analysis, and the passage of meconium. Poor condition at birth and prolonged resuscitation. Is there any positive evidence of other conditions? Rule out infections for blood culture for bacterial infections, urology or viral detection for herpes simplex virus, and electron microscopy of any vesicle fluid. Look for abnormal brain structure. MRI is useful, and cranial ultrasound is usually not informative during the assessment of neonatal encephalopathy. Look for hypoglycemia, rule out metabolic conditions, and measure the blood glucose level and lactate level. तो उसके बाद एक स्कोरिंग की जाती है जिसमें इसको हम माइल्ड मॉडरेट और सीवियर जो है ग्रेड देते हैं सेफलोपैथी के. माइल्ड सेफलोपैथी, मॉडरेट है, सीवियर है. बुक में आपके ये चार्ट बना हुआ है. इसमें क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है? अलर्टनेस, मसल टोन, सीजर्स, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ड्यूरेशन. कितनी ड्यूरेशन से बेबी हिल है. जो ग्रेड 3 है दैट इज alternates, babies in coma, placid muscle tone, seizures uncommon, pupils variable, fixed, respiratory apnea, and duration of the sickness is many weeks. Investigations क्या कराएंगे? EEG और cerebral function monitoring, cranial ultrasound, CT scan, not very helpful. The investigation of choice is MRI of the brain. That is the key investigation for any encephalopathy. मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट है उसमें तो ऑब्वियसली एयरवे मेंटेन करेंगे. In severe encephalopathy involves loss of tone in the pharynx, so an endotracheal tube may be required. Breathing encephalopathy reduces respiratory drive, so artificial ventilation is usually required. This continues until respiratory drive is restored and the airway is secured. Circulation. A severe hypoxic ischemic insult affects the heart, leading to poor myocardial function, and that is treated with inotropes. Renal function. A severe hypoxic ischemic encephalopathy insult affects the kidneys, leading to conditions similar to acute tubular necrosis. This initially leads to poor uni output followed by high renal output. तो तीनों जो आपके मेन ऑर्गन्स हैं दैट आर द लंग्स, किडनीज एंड हार्ट इज अफेक्टेड बाय द encephalopathy. तो तीनों साइड्स की सपोर्ट जो है दे शुड बी गिवन. टूल्स देने हैं आपने. असिस्टेड वेंटिलेशन बाय पासिंग ऑफ द NG tube, airway should be restored. Endotracheal tube चलनी है, सॉरी NG tube नहीं, endotracheal tube पास करनी है, सर्कुलेशन मेंटेन करनी है और कार्डिक सपोर्ट देनी है. इसलिए मुझे स्पेसिफिक मैनेजमेंट क्या है. अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो गिव एंटीबायोटिक्स. अगर वायरल इन्फेक्शन है गिव एंटीवायरल. एंड द मेन ट्रीटमेंट इज थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया. दैट इज द लेटेस्ट ट्रीटमेंट फॉर थेरेप्यूटिक हाइपो जो है थर्मिया. It is said that it lessens the brain damage. Brain damage को जो है ये prevent करता है. That is also is the treatment in many cases of encephalopathy. Prognosis कैसा है इसका? या prognosis किन factors पर depend करता है? If there is a rapid return to normal behavior, rapid normal जो है cerebral functions जो हैं normal हो जाते हैं, brain MI normal है, and if baby start taking feed within 7 days of birth, it is unlikely to have a residual damage. लेकिन अगर बेबी की prolonged resuscitation हुई है, बेबी ने सीजर डेवलप कर दिया within 6 hours, not responding, no gag response, multi-organ failure, and the abnormal signals on the internal capstone brain MRI, then these features are poor prognostic features. And the
residual damage will be more, or otherwise baby will not survive. That is all about the encephalopathy. इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए. उसके बाद जो other problems हैं, that are the minor problems that should be also examined by the neurologist at the time of the birth. That is the local neurological disorders like upper limb. Upper limb में क्या हो सकता है पता है आपको? Paralysis हो सकते हैं. It can be Erb's paralysis or it can be clump paralysis. C5, C2, C8, T1 involve हो सकती है. बैक पे भी एग्जामिन करनी है. कोई बैक पे ऐसा फीचर ना हो, कोई फैलोसीड ना हो, कोई लिगन ना हो. फेस में facial paralysis हो सकता है in case of the wrong instrumental delivery or pressure against of the face against the sacral body during labor. Neonatal fractures किन condition में होंगे? Clavicle can be fractured, humerus can be fractured if there is a shoulder dystocia in breech delivery. Femur can be fractured. Other conditions are vitamin K deficiency है तो vitamin K replace करना है. Congenital hip dysplasia that is also very common. इसमें क्या हुआ है? The baby should be examined properly for the congenital hip dysplasia. इसमें proper जो है sternum जो है femur का that is not developed. और वो अगर उसको बेबी को उस टाइम पे एग्जामिन ना किया जाए तो लेटर लाइफ में जब वो बेबी वॉकिंग स्टार्ट करेगा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. It includes congenital dislocation and development with problems including subluxation, dislocation and dysplasia. It's also a hereditary condition. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है सॉकेट जो है वो उसका ये डेवलप हुआ फॉर द हेड ऑफ द फीमेल. इसका ट्रीटमेंट क्या है? कंजर्वेटिव एंड सर्जिकल. कंजर्वेटिव में जो है इट इज कॉल्ड पेल्विक हार्नेस. ये बेबी को अप्लाई की जाती है जिससे कि वो सेप्टम जो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है लेटर ऑन और जो है ये जो प्रॉब्लम है वो बेबी की ठीक हो जाएगी. लेकिन अगर इस हार्नेस से बेबी की प्रॉब्लम नहीं ठीक होती तो फिर baby will have surgery in later life. यानी कि 6 months पे या 1 year पे उसको सर्जिकल जो है ऑर्थोपेडिक एडवाइस के बाद सर्जरी एडवाइस करते हैं. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन हर कंट्री की डिफरेंट है. आपको ईपीआई या पाकिस्तान की जो इम्यूनाइजेशन का स्केड्यूल है वो आपको आना चाहिए. दैट इंक्लूड्स एट बर्थ इज ओरल पोलियो वैक्सीन बीसीजी, पेंटावलेंट पीसीवी, ओपीवी. फिर 10 वीक्स पे, फिर 14 वीक्स पे, 9 मंथ्स पे हम हेपेटाइटिस मीजल्स की देते हैं. 12 मंथ्स पे हेपेटाइटिस ए की, चिकन पॉक्स की, फिर पीसीवी. उसके बाद फिर ओलियो ओलियो पोलियो पोलियो वायरस एंड हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ऑक्साइड. ये डिफरेंट है. बेबी के इसमें थोड़ी सी कुछ ना हो क्योंकि मैंने नेट से भी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर आपको पुलिस वालों ने भी बताई होगी कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो आपके प्रोग्राम में शामिल. उसके अलावा जब डिस्चार्ज के ऊपर आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पेशली फॉर द न्यू पेरेंट्स कि आपने क्या एडवाइस करना है अबाउट द बेबी. प्रिवेंट द सडन infant death. These include the baby should be kept on the back to sleep in a cot in the same room as the parents. हमारे यहाँ तो क्योंकि सेम रूम में ही नहीं होता क्योंकि ज़्यादा इतनी पोर्टेबिलिटी नहीं. लेकिन ये के बारे में उसमें अक्सर पेरेंट्स जो है वो 7 रूम में बच्चे को सुलाते हैं. चीज़ को अवॉइड करना चाहिए. स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड इन द प्रेजेंस ऑफ द बेबी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. सबसे हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेबी को फीड करा के सीधे लटाया जाता है जो हार्ट डेथ्स की सबसे इम्पोर्टेंट बात है. बेबी जो है वो जब बाहर निकालता है तो उसमें एस्पिरेशन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है. इस तरह की डेथ्स हॉस्पिटल में भी हुई है हो जाती है. बेबी को फीड करा के उसको सीधा लटाते हैं. तो बाहर यूरोपियन कंट्रीज है वो कभी बच्चे को सीधा नहीं लटाते. वो हमेशा उसकी बैक पे जो है वो उस तरह लटाते हैं. तो हमारे यहाँ जो है वो करवट पे नहीं लटाया जाता. तो वो आपने उसको पेरेंट्स को जरूर एडवाइस करना है. पेरेंट मस्ट अवॉइड स्लीपिंग विद द बेबी ऑन अ armchair. Do not allow babies to get too cold or keep a baby head uncovered. Tuck blankets at the shoulder level and place a baby with their feet touching the surface of the cot or pram. ये सारी चीज़ें जो है आपने मदर को एडवाइस करनी है स्पेशली पहले ऑलरेडी बच्चे होते हैं उनको भी सारी बातें. So that's the end of this lecture.
इसमें कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट रहता है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग चैप्टर। इसमें जो प्री टर्म डिलीवरीज का क्वेश्चन है, प्री टर्म बेबी की जो है वो ऑलरेडी कवर नहीं हो सकी क्योंकि हमारे पास लेक्चर नहीं थे। वो आप लोगों ने उसके अंदर रीडिंग कीजिएगा कि मे बी क्वेश्चन वैसे तो आप इसमें पीडियाट्रिक्स में पढ़ चुके होंगे केयर ऑफ द न्यूबॉर्न प्री टर्म बेबी। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।